हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच हो गया तो क्या रेमेडीज है। तो नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नॉर्मली हम लोग यही समझेंगे कि मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और पार्टीज ने उसे नहीं फुलफिल किया, नहीं माना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं, बट एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है। हम लोग अगर पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करे वो तो एक चीज़ है ही, बट हमें ये देखना है कि क्या लॉ उसको मतलब लॉ ने बोला है कि मत परफॉर्म करो। अगर लॉ अलाउ करता है, लॉ इस चीज़ का लिबर्टी दे रहा है, लॉ कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है परफॉर्म करने की, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा ना। बट अगर लॉ कह रहा है फॉलो करना है, लॉ में किसी तरीके का रोकथाम नहीं है, फिर भी पार्टी नहीं परफॉर्म कर रही है, समझ रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीच कहेंगे। तो ब्रीच मतलब सिर्फ ये नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं फॉलो किया, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉ ने किसी तरीके का एक्सक्यूज नहीं दिया, मतलब लॉ ने आपको किसी तरीके का बहाना नहीं दिया है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें क्या रेमेडीज है हमारे पास, मान लो चंगू मंगू का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वही पीपीटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। चंगू मंगू को बोलता है कि 2,000 रुपये दूंगा, मैं 2,000 रुपये मुझे दो, मैं पीपीटी दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि मान लो अब मंगू 2,000 रुपये नहीं देता है, चंगू पीपीटी दे देता है, तो क्या रेमेडीज है। तो हमारे पास रेमेडीज एक तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है और दूसरा हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमारे पास इंजंक्शन है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये दो चीज़ें हैं। ये तो दूसरा ही पार्ट है। आज हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रेमेडी है वो क्या है, डैमेजेस देना, मतलब भरपाई करना। जो पोजीशन पार्टीज की पहले थी, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए उससे पहले जो पार्टीज की पोजीशन थी, वो उसको मतलब उस पोजीशन पे पार्टीज को दोबारा लाना। तो डैमेजेस दो तरीके के होते हैं, अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड मतलब जो पहले से डिसाइडेड नहीं रहते, लिक्विडेटेड मतलब जो पहले से डिसाइडेड रहते हैं। अब अगली चीज़ तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब डैमेजेस मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। किसके टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। जो भी इंजर्ड पार्टी है, जो भी उसका नुकसान हुआ, उसे पैसे के टर्म्स में कंपनसेशन देना। जैसे चंगू ने अपनी पीपीटी दी, करेक्ट, तो उसको नुकसान हुआ तो 2,000 रुपये देना है इसे, तो ये क्या कहलाएगा, डैमेजेस कहलाएगा। अरे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, इंजर्ड पार्टी के ऊपर होता है कि लॉस प्रूफ करे। चंगू प्रूफ करेगा कि मेरे को नुकसान हुआ, इसने मेरी पीपीटी ले लिया, मेरे को 2,000 रुपये भी नहीं दिए। अब जो डैमेजेस होता है ना, वो जनरली उसका क्या नेचर रहता है, वो प्यूनिटिव नहीं होता है, पनिशमेंट देने के लिए नहीं होता है, बट वो कंपनसेटरी होता है, मतलब जो नुकसान हुआ पार्टीज का उसकी भरपाई हो जाए। डैमेजेस देने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले जिस पोजीशन में होते उनको वापस उसी पोजीशन में भेज दिया जाए, मतलब किसी का फायदा नुकसान ना रहे, जैसे पहले थे वो लोग वैसे हो जाए। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को अनडन कर रहे हैं। अगला है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो ऐसे तो हम किसी एक इंसान को इनफाइनाइट चीज़ों के लिए लायबल कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक लायबल कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए लायबल कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्या होता है, चंगू मंगू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, इसने पीपीटी ले ली और 2,000 रुपये भी नहीं दिए। चंगू चला गया डिप्रेशन में चला गया। अब क्या होना था, उसका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में क्या कहते हैं कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, फिर वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो उसने सोचा वो सुसाइड कर लेगा। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए चंगू मतलब इन सब चीज़ों के लिए मंगू रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं यार, ऐसे तो मंगू को किस हद तक लायबल कर सकते हैं, बस वो पीपीटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके बाद जो भी कर रहा है चंगू मंगू का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक लिमिट की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी एक लिमिट है। इससे रिलेटेड हम लोग के पास एक केस है, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल। इसमें क्या होता है, मैंने जो आपको पिछला एग्जांपल दिया था एकदम अलग दिया था जानबूझ के। अब हम लोग देखेंगे हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस। इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने जनरल और स्पेशल डैमेजेस से रिलेटेड रूल्स बताए। जनरल और स्पेशल डैमेज क्या होता है, जनरल डैमेज बेसिकली वो होता है कि जो कि पार्टीज ने नॉर्मली जो अज्यूम किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मान लो मैंने आपको बोला है कि मेरी क्लॉक है और मेरी घड़ी है ना, और क्या कहते हैं कि इसे बना के देना है, तो दूसरे वाले इंसान को लग रहा होगा कितना ही नुकसान होगा, इससे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, हाँ वही कुछ थोड़ा सा मैं लेट में दे रहा हूँ,
तो ठीक है, 1000 रुपये दे दूंगा एक्स्ट्रा, 1000 रुपये कम कर दूंगा क्योंकि मैंने लेट में सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अब वो ये थोड़ी इमेजिन कर सकता था इसके घर पे इसकी जो क्लॉक है वो इम्पोर्टेड है, इसका बॉस आने वाला है जो कि इसे जज करने वाला है इसके बेसिस पे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन होनी थी, तो वो जो उसके डेकोर की शोभा बढ़ाता वो क्लॉक, इतना थोड़ी कोई आदमी सोचेगा, ये सब थोड़ी सोच सकता है। तो वो सिर्फ मान लो उसने 1000 रुपये कम कर दिया क्योंकि उसने लेट दिया, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उससे ज़्यादा किसी को पता कोई सोचेगा कि नहीं नहीं ये भी नुकसान हो सकता है, वो भी नुकसान हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था उसका एक मिल का काम था, मिल बिजनेस चलाता था, तो मिल रुक गया था क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट था वो टूट गया था। तो फिर क्या कहते हैं कि वो एक डिफेंडेंट रहता है, उसका एक फर्म रहता है जो कि जो शाफ्ट्स होते हैं ना उसको कैरी करते हैं मैन्युफैक्चरर के पास जिससे कि वो बनवा सकें। तो प्लेंटिफ ने बोला था कि डिफेंडेंट को कि मिल का काम एकदम रुक जाएगा, इस वजह से जो शाफ्ट है उसे तुरंत भेज देना। मैंने भी ध्यान रखना, आपको जनरल डैमेज बताया, स्पेशल डैमेजेस भी बताऊंगी। तो डिफेंडेंट ने क्या किया, नहीं पहुंचाया, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि उसको नुकसान हुआ क्योंकि उसका मिल का काम रुका हुआ था। तो फिर प्लेंटिफ इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। किसका केस फाइल कर सकता है? फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जनरल डैमेज। बट वहीं पे हमारे पास एक आता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या होता है? जिसमें पार्टी पहले से बता देती है, जैसे वो क्लॉक वाला एग्जाम्पल था, वो पहले से उस पार्टी ने बता दिया कि अगर तुमने मुझे एक दिन में बना के नहीं दिया ना, अगले दिन आने वाला है मेरा बॉस, मुझे करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन, ये मेरे घर का सबसे महंगा आइटम है, इम्पोर्टेड वॉच है, इम्पोर्टेड क्लॉक है, और अगर उसको मेरी अमीरी नहीं दिखी तो मेरे हाथ से डील निकल जाएगी, तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, तो मुझे घड़ी जो है कल के कल ही देना। अब वो नहीं देता है, तब मैं उसे 1000 रुपये नहीं, तब मैं उससे 10,000 रुपये ले सकती हूँ। बात को समझ रहे हो? स्पेशल डैमेज मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। अब सामने वाला इंसान अज्यूम तो नहीं कर लेगा ना कि ये हो सकता है। अगर आपने उसे पहले से बता दिया है, जैसे वो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मिल का काम है, तो ये बोल सकता है कि अगर देखो मेरा मिल का काम रुका हुआ है, गवर्नमेंट की डील मेरे हाथ से चली जाएगी अगर मेरा मिल जल्दी से रीओपन नहीं हुआ तो वो वहां पे ज्यादा पैसे मांग सकता है। मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे क्या कहते हैं कि वो अगर उसे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो उसे 1,00,000 रुपए और मिलते। अब क्या किया इसने, उस डिफेंडेंट को बता दिया था कि ये जो शाफ्ट है जल्दी से लेके आना क्योंकि कल जो है मेरे को गवर्नमेंट की डील मिलनी है, अगर कल तक मेरा मिल नहीं खुला तो मुझे गवर्नमेंट की डील नहीं मिलेगी। अब क्या होगा कि वो अगर नहीं देता है कल के कल, तो अब तो उसे 1,00,000 रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी। बट मान लो अगर प्लेंटिफ बताता नहीं है, बस इतना बोलता है कि मेरा मिल जो है रुका हुआ है, तो एक दिन मिल का जब वो काम करता है तो उसे 10,000 रुपये मिल जाते हैं, तो 2 दिन डिले होता है तो 20,000 रुपये ला के दे देता है। तो जब 20,000 रुपये दे देगा उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि अरे मेरे को तो गवर्नमेंट का डील मिलने वाला था ना, आपको पहले बताना था ना। नॉर्मल आदमी कैसे उसे पता होगा कि इसको गवर्नमेंट का डील मिलने वाला है, इसे 1,00,000 रुपए मिलने वाले, वरना तो ऐसे तो कोई सीमा ही नहीं होगी, कोई कुछ भी बोल सकता है। माना कि उस पार्टी ने गलती करी है, उसने लेट दिया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उससे कुछ भी ले लोगे। तो स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने हैं तो आपको पहले बताना होगा, पहले नोटिस देना होगा, तभी आप स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हो, वरना जनरल डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। तो अगर हम लोग इंडियन पोजीशन की बात करें, इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो हमारे पास सेक्शन 73 के रिगार्डिंग, जो कि इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बात बताता है, जो कि हमने हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के केस में पढ़ा। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल में बेसिकली जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज केस की बात बताई थी। इससे रिलेटेड हम लोग के पास केस भी है, एक केस जमाल वर्सेज मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी। इसमें कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 73 है वो एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, मतलब किसी तरीके की चीज़ों को डिक्लेयर करता है। तो डैमेजेस के बारे में और चीज़ें बताता है सेक्शन 73। ये बोलता है कि जहाँ पे पार्टीज के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो ख़त्म हो गया है, टूट गया है, तो जो भी पार्टी सफ़र करती है, जिस भी पार्टी का नुकसान होता है, उसे दूसरी पार्टी कंपनसेशन देगी। किस चीज़ का कंपनसेशन देगी? कोई भी लॉस और डैमेज जो से होता है। वही बातें जो मैं आपको हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज बता रही थी, वही बातें वो सेक्शन 73 में लिखा हुआ है, बस यही बताया जा रहा है। दूसरा किस चीज़ की भरपाई करेगा? कोई चीज़ जो कि नेचुरली अरोज हुई है, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई एक इंसान है, वो कुछ ऐसा काम करता है कि बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे सफोकेशन होता है, उसका एग्जॉस्ट खराब हो जाता है,
अब अभी नॉर्मल सा इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि एग्जॉस्ट जो है, घर का एग्जॉस्ट है वो यूज़ कर रहा है, सफोकेशन होगी, तो सफोकेशन की वजह से किसी को प्रॉब्लम होगा तो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि तो बहुत नेचुरली हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि इसी वजह से एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और देखो ये ना केस टू केस वेरी करता है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम अज्यूम कर सकते हैं। केस टू केस वेरी करता है, क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ स्पेशल है। और फिर अगली क्या चीज़ जो कि पार्टीज़ को लगता है कि हाँ भैया इससे ये हो सकता है। जैसे उसे पता है कि उसने उसका मिल का वो रोक रखा है, तो बहुत सारी डील्स जा सकती है, इसका उसे अंदाज़ा होगा। जैसे उसे पता है कि उसको शाफ्ट जो है मैन्युफैक्चरर के पास ले जाना है, बट उसे उस बात का भी आइडिया है कि इसकी मिल बंद है ना, तो इसका कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान होगा। तो जब उसे खुद ही पता है इतने रुपए का नुकसान होगा, तो उतनी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना इसे। तो डैमेजेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अनलिक्विडेटेड और एक होता है लिक्विडेटेड। तो सेक्शन 73 जो है हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात बता रहा है। पार्टीज के बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है पहले से पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया है कि कितना पैसा देना है, कितना डैमेजेस है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कुछ केसेस में पार्टीज पहले से डिसाइड कर लेते हैं, बट इसमें पार्टीज ने पहले से कुछ प्री डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, कि किसको कितना कि अगर हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करता है कोई, तो कितना कोई भरपाई करेगा, वो बाद में डिसाइड होता है। अगली चीज़ ये है कि जब हम लोग डैमेजेस डिसाइड करते हैं तो उसमें एक और बात का ध्यान रखा जाता है। किस बात का ध्यान रखा जाता है? ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। ये हमारा सेक्शन 73 के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। एक एग्जांपल देती हूँ। चंगू और मंगू 2 लोग हैं। चंगू की डेयरी है, तो यहाँ पे बहुत सारा पनीर बनता है, और मंगू जो है वो क्या कर उसका एक रेस्टोरेंट है। तो अब क्या होता है, अपना रेस्टोरेंट बोलता है कि इससे मुझे पनीर सप्लाई कर देना, अराउंड 50 केजीज पनीर मांगता है। अब क्या होता है कि ये मंगू जो रहता है वो मना कर देता है, वो नहीं लेता है पनीर, क्योंकि कुछ रीज़न होगा। अब क्या हुआ, चंगू का इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि नॉर्मली अपनी डेयरी में 50 केजीज पनीर नहीं मंगाता था। मंगू के कहने की वजह से उसने 50 केजीज पनीर बनवाया है। अब यहाँ पे चंगू ये कहे कि मेरा 50 किलो का नुकसान हो गया, तो ये गलत है। चंगू को पूरी अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसका नुकसान कम से कम हो। तो जैसे 50 किलो तो अलग अलग दुकानों पे जाके उसे देना चाहिए। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि अरे मंगू तो आया ही नहीं, अब पनीर बर्बाद होने देता हूँ। नहीं, उसे दूसरे डेयरी वालों से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, या उसे किसी दूसरे रेस्टोरेंट वालों से पूछना चाहिए। मतलब उसे अपने लेवल से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो पनीर है वो सेल हो जाए। अब मान लो इसकी और इन केस मान लो कि पनीर जो है वो 100 रुपीज़ केजी है, 100 रुपीज़ केजी है, लेकिन अब क्या होता है कि उसे इमरजेंसी में बेचना होता है, तो वो क्या करता है 50 रुपीज़ केजी में बेचता है। तो जो 50 रुपये का जो डिफरेंस आया है ना, वो उसकी भरपाई 50 इंटू 50 है ना। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई करेगा मंगू, इसकी भरपाई करेगा। अगला है हमारे पास मेजर ऑफ डैमेजेस। तो ये प्रॉब्लम कब आता है मेजर ऑफ डैमेजेस? जब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि भैया यहाँ पे जनरल डैमेज देना है कि स्पेशल डैमेज देना है। और डैमेज का पर्पस एक बात दिमाग में रखना कि बस ये है कि पार्टीज को उस पोजीशन में डालना जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से ये पहले थे। ये कहीं से भी पनिशमेंट के तौर पे नहीं है। अगर हम लोग बोले ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग मेंटल पेन, सफरिंग, इन सब का डैमेजेस नहीं देते हैं। इंग्लिश लॉ में कुछ केसेस हैं जहाँ पे रिकवर कर सकते हैं, बट हमारे इंडियन लॉ में तो इसे नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि हमारे पास इसके लिए अलग लॉज है ना। करेक्ट, हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है और सारी चीज़ें हैं। फिर एक हमारे पास केस है सुप्रीम कोर्ट इन बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सिंडिकेट बैंक। यहाँ पे बोला गया कि जो मेंटल चीज़ों के लिए जो कंपनसेशन है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल लॉ है ना उसके अंडर नहीं दे सकते हैं। मेंटल वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें और लॉज लगाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है ना कि जो भी मेंटल शॉक लगना ये सब, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं है। जो जनरल रूल्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो इसको नहीं कवर करता है। तो ये मैंने आपके मतलब ईज़ के लिए लिख दिया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो पहले से प्री डिसाइडेड है, और लिक्विडेटेड में मतलब जो पार्टी ने खुद से एग्री किया, मीन्स जो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है। अनलिक्विडेटेड मतलब डिसाइडेड नहीं है, और लिक्विडेटेड मतलब जो पार्टीज ने पहले से खुद से एग्री किया। इसमें आई थिंक क्लियर नहीं लिखा हुआ ना। अनलिक्विडेटेड मीन्स जो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, और लिक्विडेटेड मतलब जो पार्टी ने खुद से एग्री कर रखा है, पहले से डिसाइडेड है। इंग्लिश लॉ की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास लिक्विडेटेड डैमेजेस, और एक होता है हमारे पास पेनाल्टी।
इनमें फ़र्क क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है कि इसमें जो अमाउंट पार्टीज़ ने फिक्स कर रखा होता है वो जेन्युइन अमाउंट है। जैसे कि एक दिन के लिए अगर मिल बंद है तो मिल से कमाई 20,000 रुपये की होती है, तो वो जो पार्टीज़ ने अमाउंट सेट कर रखा है वो 20,000 रुपये ही सेट कर रखा है। मतलब उसका मिल का जो शाफ्ट था वो ख़राब था, तो उसे ले जाने में डिफेंडेंट ने देरी करी, तो एक दिन में कमाई 20,000 रुपये की होती है, तो पार्टी ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि इधर जो है भैया 20,000 रुपये देने हैं, तो जेन्युइन अमाउंट है, इसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। तो कोर्ट बोल देते हैं कि हाँ 20,000 रुपये दे दो। बट अगर मान लो फियर क्रिएट करने के लिए मुझे लग रहा है कि जो डिफेंडेंट है सही समय पे नहीं लाएगा, तो मैंने इसे डराने के लिए क्या कहा कि अगर तुमने एक दिन के अंदर सही करके नहीं लाए तो तुमको जो है 1,00,000 रुपया का जो है पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो पेनाल्टी क्या रहता है? पेनाल्टी मतलब बहुत एक्सेसिव हाई सम देते हैं, अमाउंट जो रहता है बहुत ज़्यादा लिखते हैं। रीज़न क्या है ज़्यादा अमाउंट लिखने का? जैसे कि पार्टीज़ के दूसरी सामने वाली पार्टी के अंदर एक डर रहे, फियर रहे कि हाँ भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, नहीं तो मेरे ऊपर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है, पूरा 1,00,000 रुपये नहीं देती, कोर्ट को जितना रीज़नेबल लगता है उतना देती है, लेकिन किसी भी हालात में 1,00,000 से ऊपर रुपये तो नहीं देगी। अगर उन लोगों ने पेनाल्टी 1,00,000 रुपये डिसाइड कर रखा है, तो कल को जब कोर्ट डिसाइड करती है तो कोर्ट को जितना रीज़नेबल लगता है, अगर कोर्ट को लगता है 20,000 रुपये देना तो 20,000 ही रुपये देगी, लेकिन 1,00,000 से ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। हमारे इंडियन लॉ में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है पेनाल्टी और इन सब में। तो हमारा सेक्शन 74 में दे रखा है लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। सेक्शन 74 ये कहता है कि कितना पैसा देना है, ब्रीच होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट का, कितना पैसा देना है, तो वो डिसाइडेड है, तो ठीक है पार्टी को उतना मिल जाएगा, जितना रीज़नेबल है जो कोर्ट को लगता है वो दे देगा। बट अगर मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मान लो 1,00,000 रुपये लिख रखे हैं, या जो भी हमारे पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब ऐसे करके नहीं लिखा है, हमारे यहाँ अगर पार्टी ने पहले से कोई अमाउंट डिसाइड कर रखा है, मान लो 1,00,000 रुपये डिसाइड कर रखा है, तो कोर्ट को जितना रीजनेबल लगेगा कोर्ट देगा, बट हाँ 1,00,000 से ज़्यादा नहीं देगा। हमारे यहाँ ये सिचुएशन है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनाल्टी, जितना कोर्ट को लगता है रीजनेबल उतना ही दिया जाएगा। हाँ एक बात का ध्यान रखना, जितना अमाउंट मेंशन्ड है उससे ज़्यादा तो नहीं ही देना है। तो सेक्शन 74 लगने के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? पहली चीज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग पढ़ ही वो चीज़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में वो सम ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर ब्रीच हुआ तो कितना पैसा देना है, पहले से प्री डिसाइडेड है, और यहाँ पे क्या एक्चुअल लॉस है उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पार्टी कंप्लेन कर रही है ब्रीच के बारे में, तो उसे रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा सामने वाली पार्टी से, क्योंकि उसका नुकसान हो, उसे इंजरी हुई है। और जो कंपनसेशन है, जो भी अमाउंट पार्टीज ने आपस में लिख रखा है, आपस में जो डिसाइड किया था, मान लो 1,00,000 रुपया जितना भी, उससे ज़्यादा किसी भी हाल में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेक्शन 74 का। ये क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस सिर्फ एक ही सम हो, मतलब उस पर इंटरेस्ट भी काउंट होगा। जैसे मान लो लिक्विडेटेड डैमेजेस आपने 20,000 रुपये लिख रखा है, तो 20,000 रुपये पे इंटरेस्ट भी हम लोग काउंट करेंगे, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, और वो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस ही कहलाएगा। कुछ नहीं है, बस समझने के पर्पज से, और आपके CUT PG के लिए तो इतना कोई रिलेवेंट भी नहीं है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एकदम डिटेल में ही कवर करा दूँ, है ना। फिर अगला हमारा इसका एक्सेप्शन है, ये एक तरीके का लिक्विडेटेड डैमेज है, गवर्नमेंट के साथ है, यहाँ रीजनेबल अमाउंट नहीं देखा जाएगा, जितना दिया है उतना पूरा देना है। तो इस मतलब ये कि गवर्नमेंट के साथ है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे क्या रीजनेबल है, क्या है, जो लिखा है उतना लिखा है। ये सब चीज़ें बिजनेस कन्वीनियंस के लिए हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया कि क्या क्या रेमेडीज़ हैं अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को नहीं मानती हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2 सिचुएशन होती है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो रेमेडी हमारी SRA में है, और दूसरी हमारी रेमेडी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो हमने इस पर फोकस किया जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में पढ़ा, हमने इंग्लिश लॉ का पोजीशन देखा, हम लोगों ने पेनाल्टी पढ़ा, फिर हम लोगों ने जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेजेस पढ़ा, फिर हम लोगों ने देखा कि क्या पर्पस है डैमेजेस का, पनिशमेंट देना नहीं बट कंपनसेशन देना। तो यही सारी चीज़ें थी। किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग की मदद करने की, और आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ईजिली क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।
हरे कृष्ण।